Hello everyone, I am back with another video. Today we are going to discuss accounting standards. But before moving to the accounting standard, let us first see the questions which were asked in the 2022 question paper. So first question was regarding accounting standard 17. It is asking basically when you are identifying a reportable segment, तो उसमें revenue from external sales and other segment कितना कितना होना चाहिए. ठीक है. So it is a very basic and straightforward question. ठीक है. Next is regarding AS 26 की research activities relating to a new product. So basically आप research expense क्या मानेंगे, मतलब उसका रिसर्च एक्सपेंस का ट्रीटमेंट क्या करेंगे. इट विल बी ट्रीटेड एज एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर. नेक्स्ट इज रिगार्डिंग AS 19 विच इज डीलिंग विद लीजेस. सो it is asking about what will be the difference between gross investment and present value of gross investment. It is called unearned finance income. Again a very straightforward question, nothing complicated. Next is regarding Ind AS 16 या फिर हम जिसे बोलते हैं AS 10, फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड होता है ये. ठीक है. इट इज़ आस्किंग कि अगर एक यूज़फुल लाइफ रिवाइज मतलब सॉरी एक रीवैल्यूएशन हो जाता है अगर प्लांट प्रॉपर्टी का, तो एक एडिशनल डिप्रिसिएशन कैसे निकलेगा. तो बेसिकली आपको पता ही है, जैसे अगर 2020 में कोई मशीनरी ली गई थी और 10 साल का यूज़फुल लाइफ है और अब आप 2022 में उसका रिवैल्यूएशन कर रहे हैं, पहले 2 साल का एक्सपेंस हम कर देंगे और उसके बाद उसका एडिशनल एक्सपेंडिचर निकालेंगे. पहले रेट्रोस्पेक्टिवली देखा जाता था इफेक्ट, लेकिन अब से प्रोस्पेक्टिवली देखा जाता है. राइट. नेक्स्ट इज regarding Ind AS 2 which is inventory and AS 2 is also inventory. So it is asking which is not included in the value of inventory as per Ind AS 2. So कौन सी चीज़ नहीं इंक्लूड होती है, जैसे कि सैलरी ऑफ द अकाउंटिंग डिपार्टमेंट हैज़ नथिंग टू डू विद द inventory, so this will not be part. Next is a company manufacturing a product has shown a net profit of 10 lakh for the third quarter. ठीक है, मैं पूरा सॉरी पढ़ने बैठी. इट इज़ रिगार्डिंग Ind AS 34, बोरोइंग कॉस्ट कहते हैं जिसे हम. सो करेक्ट नेट प्रॉफिट निकालना है आपको इसका. ठीक है. मतलब आपको मैं क्वेश्चन इसलिए गो थ्रू करा रही हूँ जस्ट टू मेक यू अवेयर कि क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं. दे आर वेरी स्ट्रेट, नथिंग मोर कॉम्प्लिकेटेड. बस आपको पता होना चाहिए कि पहले तो Ind AS के नाम पता होने चाहिए विद नंबर्स पता होने चाहिए, सो दैट आपके दिमाग में स्ट्राइक करे फटाफट से कि कौन सा Ind AS चल रहा है. Ind AS 37 किससे डील करता है. अगर आपको पता ही नहीं होगा कि प्रोविजन से डील करता है, दैन यू विल नॉट बी एबल टू डू द क्वेश्चन ईजीली. मतलब मैं ये नहीं कह रही होगा ही नहीं क्वेश्चन अटैम्प्ट, बट थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा. इसलिए बेटर कि आप उसके नंबरिंग से उसको याद करें. नेक्स्ट इज़ विच इज़ नॉट कंसिडर्ड एज फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन. क्या है, हम अजम्पशंस हो गया, अकाउंटिंग पॉलिसीज़ हो गई, ये बहुत बेसिक चीज़ें भी छोड़ देते हैं. ये नहीं छोड़ना चाहिए, ये भी एक क्वेश्चन का पार्ट बनता है. अभी देखिए वो बोल रहे हैं कौन सी हम अजम्पशन लेकर नहीं चलते हैं. गोइंग कंसर्न लेकर चलते हैं. रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी इज़ नॉट अ assumption. It is something which our financial accounts should look like. मतलब they should be reliable. This is a quality of accounting statements. ठीक है. It is not a assumption. Accrual is another assumption and consistency is also an assumption. So this was it. So total अगर हम देखिए कितने क्वेश्चन आए AS प्लस Ind AS से 1 2 3 4 5 6 7 8 8 क्वेश्चन आए हैं गाइज फ्रॉम बोथ द टॉपिक्स. So see, the Ind AS and AS concept came first time in 2022 paper, so we cannot see the trends कि ये आगे क्या रहने वाला है. So what I say is 8 is a very good number. तो अगर 8 questions आए थे and this time it comes more or less doesn't matter, हमको अपनी तरफ से पूरा देना कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, so that whatever question comes from these two topics we are able to attempt. तो मेरा अब नेक्स्ट वी विल मूव टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. आज जितने कवर हो पाएंगे वी विल ट्राई ख़त्म करते हैं. सो दिस इज़ सारांश बुक फ्रॉम ICAI विच आई टोल्ड यू कि आपको यहाँ से ही पढ़ना है. ये आपको ICAI की वेबसाइट पे मिल जाएगी और उससे भी सबसे सही मैंने जो आपको सिलेबस डिकोड बताया था, देखिए यहाँ पे मैंने आपको सारांश के लिए वो रेफरेंस भी दिया हुआ है. प्लीज़ गो थ्रू दिस. This is the Saransh link.
ओके, यहाँ पे आपको सारे लास्ट माइल रेफरेंस मिल जाएंगे, डीटी का भी है, आईडीटी का भी है, बट आई वुड से कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और इंडियस के लिए दीज आर द बेस्ट। ठीक है, ये रहा। ठीक, अभी मैंने इस पर थोड़ा सा काम किया है, तो हम इस पर देखते हैं क्या क्या आपको पढ़ना चाहिए, क्या आप अवॉइड कर सकते हैं। तो हमारा फोकस यहाँ पे, मैं आपको पूरा एक एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो नहीं पढ़ा सकती गाइज, ठीक है, बट स्टिल आई कैन जस्ट मेक यू लुक एट द इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपको मिस नहीं करने चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो का अपना एम यही रहेगा कि हमसे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ना छूट जाएँ। डेफिनेटली यू हैव टू गो थ्रू ईच एंड एवरी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इफ़ नॉट फुली एटलीस्ट फ्रॉम दिस बुक। ठीक है, आई एम अगेन रिपीटिंग, अगर आप पूरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं पढ़ सकते हैं तो प्लीज़ इस बुक से पढ़ लीजिए, कितनी कलरफुल सी बुक है। ठीक है, पढ़ने में भी मज़ा आएगा, डायग्राम्स बने हुए, जितना पढ़ सकते हैं, जोन सा कॉन्सेप्ट समझ में आए प्लीज़ उसे समझिएगा। लेकिन जो मैं आज कुछ पॉइंट्स बताऊंगी उसको तो प्लीज़ मिस आउट मत करना, वो तो इम्पॉर्टेंट ही है। ठीक है, तो मैंने लिख दिया है MCQ फ्रॉम द IPCC बुक, बिकॉज दिस इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू डू। आप हर एक चैप्टर के, जैसे कि आप जाएंगे यहाँ पे, हाँ, AS2 आपने खोला, आपने पहले वहाँ से पढ़ लिया सारांश से, ठीक है, उसके बाद आप AS2 पे आएंगे और फिर यहाँ पे जो ये एग्जाम्पल्स दे रखे हैं ना, प्लीज़ इनको भी गो थ्रू करिए। वाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज वंस यू हैव रेड द थियोरी एंड यू आर डूइंग द प्रैक्टिकल्स, इट विल क्लियर ऑल योर कॉन्सेप्ट। ठीक है, सो प्लीज़ यहाँ से आप अपने अपने MCQs एक एक स्टैंडर्ड करते जाइए और एक एक स्टैंडर्ड के MCQ देखते जाइए। देखिए, सबसे बेसिक चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि AS किस पे लगते हैं, इंडियस किस पे लगते हैं, कौन क्या इशू करता है ना। तो देखिए, जो कॉर्पोरेट पे लग रहे हैं उसके लिए गवर्नमेंट MCA जो होती है वो कॉर्पोरेट एंटिटीज़ इन कंसल्टेशन विद NFRA, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड MCA निकालता है, और जो नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज़ हैं उनके लिए ICAI निकालता है। ठीक है, नेक्स्ट इज़ गाइज, एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, after completing each and every accounting standard, because it is very big to revise the entire accounting standard, what you have to do, you have to update your index like this। थोड़ा सा मैंने आपको आइडिया के लिए यहाँ पे बनाया है, जैसे आप इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में अभी हमने पढ़ा MCA और ICAI। ठीक है, सिर्फ एक वर्ड लिख लेंगे, कीवर्ड, एंड थ्रू दीज कीवर्ड्स यू विल रिकॉल द एंटायर चैप्टर कि आपने क्या पढ़ा था इसके अंदर। ठीक है, अभी हम आगे कन्वर्जेंस टू IFRS एंड कावर्ड्स पढ़ेंगे इसी चैप्टर के अंदर, और ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। सो बेसिकली, क्योंकि ये बुक लेट वापस से रिवाइज़ करना थोड़ा सा मतलब बोरिंग हो जाता है, तो ऐसी चीज़ को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको अपने इंडेक्स में ऐसे अपडेट कर लेना है एक एक जो आपको याद है। जैसे हम आगे 3 अजम्पशंस पढ़ेंगे, तो मैंने अजम्पशंस ब्रैकेट में 3 लिख दिया। सो आई विल बी रिकॉलिंग दिस चैप्टर क्विकली जस्ट बाय रिकॉलिंग कि मैंने इसमें अजम्पशंस पढ़ी थी 3। ठीक है, डिस्क्लोजर्स पढ़े थे कुछ, मतलब ये सब चीज़ें। तो प्लीज़ ये अभी मैंने AS4 तक अपडेट कर दिया था, गोइंग फॉरवर्ड यू कैन अपडेट इट ऑन योर ओन, या फिर मैं ट्राई करूँगी, इफ़ आई कैन डू देन आई विल अपडेट इट फॉर यू। ओके, नेक्स्ट इज़, हाँ, सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की लिस्ट हमारे पास पूरी दे रखी है, कुछ इंपॉर्टेंट मैंने आपको येलो में हाईलाइट कर दिए, ये तो आपको नंबर वाइज पता होने ही चाहिए। सॉरी, दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, 10 PPE। ठीक है, वैसे आपको सारे याद हो जाएंगे क्योंकि हम IPCC लेवल से पढ़ते ही आ रहे हैं, तो बस एक बार रिकॉल ज़रूर कर लीजिए कौन सा मैंने कभी ना AS कभी भी नंबर के बिना याद ही नहीं करें। मुझे AS आप नंबर बोलेंगे मुझे फटाफट से नाम याद आ जाता है। सो प्लीज़ मेक दिस हैबिट दैट यू हैव टू रिमेंबर एवरी AS बाय इट्स नंबर। कितने AS हैं हमारे? ठीक है, 29 तक नंबरिंग है और 2 AS बीच में से हटा दिए गए थे, 6 और 8 है ना। तो प्लीज़ लेट्स रिकॉल दिस लिस्ट, आगे बढ़ते हैं। अभी क्या हुआ, IFRS आया, तो IFRS के साथ क्या ICAI ने पूरी तरह से अडॉप्ट किया? नहीं, दिस यू शुड नो इट इज़ अ कन्वर्जन नॉट एन अडॉप्शन। कन्वर्जेंस क्या होता है कि हम अपने इंडिया के जो प्रिवेलिंग लॉ और रूल्स रेगुलेशन है वो अप्लाई करते रहेंगे जहाँ जहाँ पे हमें ठीक लगेगा, उसके अलावा हम IFRS ही लेंगे। जहाँ जहाँ हम डेविएट करेंगे उसे कार्व आउट्स बोल दिया जाएगा, और अदरवाइज़ मतलब हम पूरी तरह से तो अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं। बस ये ध्यान रखना, कन्वर्जेंस हुआ था नॉट अडॉप्शन। नेक्स्ट, इसकी वजह से 2 सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो गए हैं, एक इंडियस और AS, और इसी की वजह से हमारा सिलेबस बढ़ गया है। जस्ट जोकिंग, वी हैव टू रीड बोथ। ओके, जहाँ पे AS एप्लीकेबल होते हैं वहाँ AS लगेंगे, और जहाँ पे भी इंडियस है वो आपको लिस्ट पता, मतलब वहाँ पे इंडियस का मतलब आपको देखते रहना है। ठीक है, ओके। सो कार्व आउट्स क्या होते हैं?
कार्व आउट्स जैसे मैंने भी ऊपर आपको आइडिया दिया कि हम डेविएट कर सकते हैं IFRS से इफ़ रिक्वायर्ड, जो इसी की वजह से कार्व आउट्स क्रिएट हो जाएंगे. कार्व आउट मतलब बेसिकली यू आर कार्विंग योरसेल्फ आउट फ्रॉम द IFRS स्टैंडर्ड्स. ओके, नेक्स्ट इज सबसे पहला AS1, सबसे इजी एंड सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपकी फाउंडेशन रखता है. ये बताता है बेसिकली व्हाट इज़ एन अकाउंटिंग पॉलिसी. अकाउंटिंग पॉलिसी क्या होती है, इसका डेफिनेशन प्लीज़ पढ़ना, मिस आउट मत करना. अजम्पशंस का भी क्वेश्चन हमने देखा था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया था. तो ये 3 अजम्पशंस हैं और रिलायबिलिटी वाज नॉट एन अजम्पशन. तो गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड अक्रूवल. ठीक है. नेक्स्ट इज अकाउंटिंग पॉलिसीज़ की कंसिडरेशन क्या है. नेक्स्ट टाइम हो सकता है ये वाला क्वेश्चन आ जाए कि अभी कंसिडरेशंस क्या है. प्रूडेंस होना चाहिए, सब्जेक्ट ओवर फॉरम होना चाहिए, मटेरियलिटी. प्रूडेंस का मतलब है प्रॉफिट रिकग्नाइज नहीं करने. सब्जेक्ट ओवर फॉरम का मतलब है कि सब्जेक्ट ओवर फॉर्म का मतलब है कि आपको सब्सटेंस को ज़्यादा मैटर देना है, ना कि लीगल फॉर्म को. और मटेरियलिटी का मतलब क्या है, समथिंग विच विल इन्फ्लुएंस योर डिसीजन एंड इट विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट यूजर्स. नेक्स्ट प्रोविजन क्या है, मतलब इट इज़ फॉर ऑल नॉन लाइबिलिटी एंड लॉसेस. मतलब ये एक ऐसी लाइबिलिटी और लॉसेस के लिए जो नॉन होता है. ठीक है. अब ये क्या है, फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन, ये जो तीनों हैं अगर आप ये फॉलो कर रहे हैं तो आपको इनको डिस्क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है. अजम्पशन है विच मीन्स एवरीवन इज़ अज्यूमिंग लाइक यू. ठीक है. सो यू नीड नॉट टेल ईच एंड एवरी पर्सन कि हाँ देखो मैंने अजम्पशन फॉलो करी है. एवरीवन नोज दैट. बट इफ़ यू आर नॉट फॉलोइंग एनी ऑफ दीज 3 assumption then please make specific disclosure. तो मैंने जो वो अपना ये अपडेट किया था इंडेक्स, उसमें यही डिस्क्लोजर की बात मैंने लिखी थी. जो मैंने डिस्क्लोजर वर्ड लिखा था मेरा मतलब वही था कि कन्वर्जेंस टू IFRS पढ़ लिया मैंने, कार्व आउट्स पढ़ लिए, यहाँ पे AS1 में अजम्पशंस 3 पढ़ लिए और डिस्क्लोजर का मतलब ये है कि क्या डिस्क्लोज करना है क्या डिस्क्लोज नहीं करना है. बस ख़त्म. ठीक है. उसके अलावा अकाउंटिंग पॉलिसी को चूज़ करते वक्त आपको इंश्योर करना ट्रू एंड फेयर वैल्यू हो, करेक्टली प्रॉफिट डिटरमाइन हो. डिस्क्लोजर ऑफ द अकाउंटिंग पॉलिसीज़, जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी आप यूज़ कर रहे हैं उसको डिस्क्लोज़ करिए. मेन तो अजम्पशंस वाला है जो ऊपर हमने पढ़ लिया कि कब अजम्पशन को डिस्क्लोज़ करना है कब नहीं करना. अगर आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी आप चेंज कर रहे हो और अमाउंट आपको पता है उस चेंज की वजह से कितना है, तो आप प्लीज़ उसको डिस्क्लोज़ करें. अगर नहीं है तो भी आपको फैक्ट तो डिस्क्लोज़ करना पड़ेगा. अमाउंट डिस्क्लोज़ कर नहीं पा रहे कोई दिक्कत नहीं, फैक्ट डिस्क्लोज़ करें. अब आते हैं वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज़ पे. ठीक है. पहले वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज़ अदर देन का मतलब है ये स्टैंडर्ड इन 3 चीज़ों पे नहीं लगता है, शेयर डिबेंचर्स पे, वर्क इन प्रोग्रेस वाले आइटम्स पे. ठीक है. बस ऊपर से एक बार पढ़ लेनी है लिस्ट कि किस पे नहीं लगता है. पहले इन्वेंट्री होती क्या है उसकी डेफिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. तभी आप क्लासीफाई कर पाएंगे कि क्या चीज़ इन्वेंट्री है क्या नहीं है. तो समथिंग विच इज़ हेल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस. ठीक है. एंड इट इज़ ऑल्सो समथिंग इन द प्रोसेस एंड समथिंग नेम्ड एज सप्लाईज. ठीक है. बट दिस विल नॉट इंक्लूड स्पेयर पार्ट्स. ठीक है. बिकॉज दिस इज कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ PPE, यानी कि प्लांट PPE माने जो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 है उसमें कवर हो जाएगा ये, इसलिए इसमें कवर नहीं है ये. ओके. सो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री देखो गाइज, AS2 और AS10 जो अपना है मतलब प्लांट वाला, प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट, और ये वाला जो है अपना इन्वेंट्री, इन दोनों में सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है, कॉस्टिंग कैसे की जाए. तो ये जो डायग्राम अभी आपके सामने आपको दिख रहा है ऐसा ही कुछ डायग्राम आपको प्लांट PPE वाले में मिलेगा. तो इस डायग्राम पर बहुत अच्छे से फोकस करना, इससे न्यूमेरिकल आ सकते हैं. ठीक है. बेसिकली ये पूछ रहा है कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज़ की डिटर्मिनेशन में क्या क्या ऐड करेंगे क्या नहीं करेंगे. तो कॉस्ट ऑफ परचेज़ में आपको पता ही है परचेज़ प्राइस और वो सारी ड्यूटीज़ जिसका रिफंड नहीं मिलता, कोई भी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंडिचर. ठीक है. डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंडिचर, ट्रेड डिस्काउंट्स वगैरह ये हटा देने होते हैं. ठीक है. डायरेक्ट लेबर तो ऐड करनी है. ओवरहेड्स में क्या करना है, देखो फिक्स्ड होते हैं और एक वेरिएबल होते हैं. फिक्स्ड को जब आप चार्ज करेंगे तो कैसे करना है वो अभी हम आगे देखेंगे. और फिक्स्ड और वेरिएबल की डेफिनेशन है ये तो बस. ठीक है. अदर कॉस्ट क्या है, वो सारी कॉस्ट विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ब्रिंगिंग देम टू देयर प्रेजेंट लोकेशन, वो सारी कॉस्ट आपको ऐड करनी है. सो दिस एंटायर चार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. देखिए मैंने यहाँ पे भी एक इम्पॉर्टेंट लिखा है. क्यों लिखा है, क्योंकि जॉइंट प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट इसकी ऊपर क्वेश्चन पक्का आ सकता है काफ़ी हद तक. तो पहले तो जॉइंट प्रोडक्ट क्या होता है, जॉइंट प्रोडक्ट इज़ समथिंग विच हैज़ अ इक्वल वैल्यू विद द अदर प्रोडक्ट. ठीक है. जॉइंट है मतलब उनका आइडेंटिटी ऐसा है कि
मतलब नथिंग कोई बड़ा छोटा नहीं है, दोनों बराबर की बात है। बाय प्रोडक्ट क्या होता है, जैसे नाम से पता चल रहा है बाय प्रोडक्ट है, एक मेन प्रोडक्ट होगा और एक छोटा प्रोडक्ट होगा, ठीक है। अभी जॉइंट प्रोडक्ट होगा तो दो केस सिनेरियोज हो सकते हैं कि वो आप उसकी कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन ऑफ ईच प्रोडक्ट, जो दोनों प्रोडक्ट निकल के आए हैं उनकी आगे जो कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन है वो आप सेपरेटली आइडेंटिफाई कर सकते हो, तो ठीक है। अगर नहीं कर पा रहे हो तो आपको क्या करना है, उनकी जो रिलेटेड सेल्स वैल्यू है, तो मतलब जो टोटल फाइनल कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन होगी उसको आपको डिवाइड करना है, एलोकेट करना है इन द टू प्रोडक्ट अमंग द टू प्रोडक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ द सेल्स वैल्यू ऑफ द ईच प्रोडक्ट, ठीक है। ये आपको समझ में आया बेसिकली। एक में तो आपको कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन आइडेंटिफाइबल है और दूसरे में नहीं है। अच्छा, अगर मेन प्रोडक्ट के साथ एक बाय प्रोडक्ट निकल जाए तो अगर बाय प्रोडक्ट की वैल्यू बहुत इमटेरियल है तो आपको उसको वैल्यू करना है एट NRV, एंड जो भी NRV वैल्यू होगी वो उसको आपको कॉस्ट में से माइनस कर देना। बेसिकली यू विल अज्यूम कि ये तो मेरे को रियलाइज़ हो ही जाएगी वैल्यू, तो मैं अपनी कॉस्ट को कम कर देती हूँ, ठीक है। मेन प्रोडक्ट की कॉस्ट में से उसको हटा दीजिए। अगर बाय प्रोडक्ट मटेरियल वैल्यू का, विच मीन्स इट इज़ नथिंग बट अ जॉइंट प्रोडक्ट, क्योंकि उसकी भी अब मटेरियलिटी बढ़ गई है, ठीक है। और फिर जॉइंट प्रोडक्ट ट्रीट होते के साथ ही आप ये दो सिनेरियोज़ को ढूंढने लग जाइए कि आपका आइडेंटिफाइबल है आगे का कॉस्ट या नहीं है। समझ में आया। कन्वर्जन कॉस्ट, जो ऊपर मैं आपको बोल रही थी कि फिक्स्ड और वेरिएबल को कैसे ट्रीट करना है वो देखते हैं। देखिए, हमारी 3 टाइप की कन्वर्जन कॉस्ट होती है, फैक्ट्री ओवरहेड, डायरेक्ट लेबर एंड जॉइंट कॉस्ट, ठीक है। डायरेक्ट लेबर के नीचे कुछ भी नहीं है, मतलब डायरेक्ट लेबर तो आपको ऐड करना ही करना है। फैक्ट्री ओवरहेड में फिक्स्ड होते हैं, वेरिएबल होते हैं। फिक्स्ड में क्या है कि आप उसको नॉर्मल कैपेसिटी के हिसाब से चार्ज करें या एक्चुअल प्रोडक्शन चार्ज करेगा। मतलब क्या है कि अगर आपको मैंने दिया है 1 लाख की फ़िक्स्ड कॉस्ट है और आपकी नॉर्मल कैपेसिटी 10,000 है और एक्चुअल प्रोडक्शन 9,000 की हुई है, तो आप 1 लाख को पर यूनिट पे लाने के लिए 10,000 से डिवाइड करेंगे, 9,000 से करेंगे। दिस इज़ द क्वेश्चन। तो ये बोल रहा है कि आपको नॉर्मल कैपेसिटी यूज़ करनी है व्हेन, कब यूज़ करनी है, जब एक्चुअल प्रोडक्शन इज़ ऑलमोस्ट इक्वल या लोअर देन द नॉर्मल कैपेसिटी, और एक्चुअल प्रोडक्शन तब यूज़ करनी है व्हेन इट इज़ हायर देन द नॉर्मल कैपेसिटी। तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि फिक्स्ड विल बी चार्ज एट एक्चुअल और नॉर्मल विच एवर इज़ हायर, इन दोनों में से जो भी हाई होगा उसके ऊपर आपको डिवाइड कर देना, मतलब वही कैपेसिटी को आपको नीचे लिख देना है। और वेरिएबल हमेशा ही एक्चुअल के बेसिस पे चार्ज करेंगे, ठीक है। जॉइंट कॉस्ट कैसे चार्ज करना है, अगर मेन प्रोडक्ट या जॉइंट प्रोडक्ट है तो सेल वैल्यू एट द सेपरेशन, अभी हमने ऊपर देखा था, आगे की जो सेल वैल्यू है उसके बेसिस पे आप कर सकते हैं, या सेल्स वैल्यू एट कंप्लीशन, ठीक है। बाय प्रोडक्ट्स NRV विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द मेन प्रोडक्ट, ठीक है। कॉस्ट विच विल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम इन्वेंट्री, ये देखिए ये भी पुराना क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था ना कि इन्वेंट्री कॉस्ट में क्या ऐड नहीं होता है, सैलरी ऑफ द, ये भी कहाँ गया हमारा क्वेश्चन, सॉरी। सो दिस वाज द क्वेश्चन कि क्या ऐड नहीं होता। हैंडलिंग कॉस्ट रिलेटिंग टू इम्पोर्ट ड्यूटीज़, देखिए ये सारा का सारा परचेज कॉस्ट का पार्ट है, बिकॉज दीज ड्यूटीज़ आर नॉट रिफंडेबल, ठीक है। ब्रोकरेज कमीशन पेड टू इंटेंडिंग एजेंट्स, अगेन दिस इज समथिंग रिलेटिंग टू प्रोडक्ट। नाउ सैलरी ऑफ अकाउंटिंग डिपार्टमेंट इज़ नथिंग टू डू विद द वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, इसलिए ये नहीं इंक्लूड होगा। अब नॉर्मल अमाउंट ऑफ वेस्टेड मटेरियल ये सब हट जाएगा, स्टोरेज कॉस्ट हट जाएगा, एडमिन ओवरहेड्स हट जाएंगे, एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन हट जाएंगे, ठीक है। ये वाला आप थोड़ा सा स्किप भी कर सकते हैं, दिस इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। ऊपर वाले ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, ये सारे चार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। देन मेजरमेंट ऑफ वैल्यू इन्वेंट्री, जब इन्वेंट्री आ गई है आपकी बुक्स में, आपने एक बारी, ठीक है, तो आप उसको कैसे मेजर करेंगे। रॉ मटेरियल को आपको कॉस्ट पे करना है, अगर फिनिश गुड विल बी सोल्ड एट अबव द कॉस्ट, अदरवाइज एट द रिप्लेसमेंट कॉस्ट, मतलब अगर जिस फिनिश गुड में वो रॉ मटेरियल लगने वाला है वो मोर देन दी कॉस्ट पे सेल होने वाला है, तो आप उस रॉ मटेरियल को उसकी कॉस्ट पे ही वैल्यू करें, अदरवाइज उसको रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे करें। फिनिश्ड गुड को कैसे करेंगे, लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV है ना, ये तो मैं पता ही है। NRV क्या होता है ये भी इंपॉर्टेंट है। रियलाइजेबल वैल्यू में से सेलिंग एक्सपेंस हटा दीजिए एंड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन हटा दीजिए। देखिए ये सारे ना न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनते हैं बेसिकली, ठीक है। अभी मैंने लिख दिया CIPCC क्वेश्चंस, क्यों, क्योंकि AS2 विदाउट एनी न्यूमेरिकल क्वेश्चन कंप्लीट हो ही नहीं पाएगा, फिर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। AS3 अगेन कैश फ्लो इजी, वेरी इजी। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या होती है इनकी डेफिनेशन पढ़ लीजिए।
कैश और कैश इक्विवेलेंट्स में सबसे इंपॉर्टेंट कैश इक्विवेलेंट्स में क्या क्या आता है ये पढ़ लीजिए, ये पक्का एक क्वेश्चन बन सकता है। ये 3 मंथ्स वाली जो सिक्योरिटीज़ है ना ये प्रॉब्लम करती है। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ कैश इक्विवेलेंट। एंटिटीज़ आर एनकरेज टू फॉलो द डायरेक्ट मेथड। ठीक है, ये आ सकता है विच मेथड इज़ सूटेबल फॉर एंटिटीज़, इट इज़ डायरेक्ट मेथड इज़ प्रेफर्ड। ठीक है, देन देखो यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ और सारी एक्टिविटीज़ के ना कुछ कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, प्लीज़ इन्हें अच्छे से पढ़ लेना। कभी कभार क्या होता है ये पूछ लेते हैं इसी एग्जांपल के बेसिस पे कि अब बताओ कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी है या नहीं है। ठीक है, देखो इन्वेस्टिंग के दे रखे हैं, यू विल जस्ट रीड एंड यू विल गेट टू नो कि इट्स नॉट दैट टफ। ओके, बट क्या होता है ना इतना सारा इन्फॉर्मेशन देख के हमारा माइंड को लगता है हमसे नहीं होगा। हमको बस अपने आप को ये बताना है कि पढ़ो, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ो। ठीक है, we are not going to give entire CA exam right now. Okay, we are here to give AD cost exam. उसमें भी हमारे को इतने टॉपिक्स कवर करने हैं, सो वी नीड टू फोकस ऑन द वेरी इंपॉर्टेंट लाइक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ईच एंड एवरी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, सो दैट हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंप्लीट हो जाए। ठीक है, हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो उस कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए एग्जाम्पल्स, न्यूमेरिकल्स, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपका पूरा AS कवर हो जाएगा अगर आप एग्जाम्पल्स भी कर लेंगे तो। सो घबराना नहीं है, कितने बड़ा बड़ा देखो, अब मैंने आपको कितनी सारी चीज़ें छुड़वा दी, मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट मार्क कर रखा है। बट अगेन आई विल से फर्स्ट रीडिंग तो देते वक्त आपको एक बार पढ़ना ही पढ़ना है। देयर माइट बी सर्टेन कॉन्सेप्ट जो आपको लगे कि यार ये भी पूछा जा सकता है, तो आप उसको मार्क करते हुए चलें। ठीक है, बट प्लीज़ डू नॉट बॉदर एंड डू नॉट बर्डन योर सेल्फ विद दिस आइडिया कि आपको पूरा वापस से पढ़ना है। हमेशा अपनी फ़र्स्ट रीडिंग ऐसी बनाएं कि आपको बस इंपॉर्टेंट मार्क करना है, सो दैट नेक्स्ट रीडिंग में सिर्फ आप इम्पॉर्टेंट चीज़ों पर फोकस कर रहे हैं, पूरे AS पे नहीं। ठीक है, देखिए अनरियलाइज गेन और लॉसेज जो आते हैं बिकॉज ऑफ द करेंसी एक्सचेंज रेट, दे आर नॉट कैश फ्लोज, वो सिर्फ एक बुक ट्रांजैक्शन होती है। ठीक है, एक्चुअल में आपको पैसा नहीं आता है उसका। नेक्स्ट इज़ इंटरेस्ट और डिविडेंड, एक ऐसा टॉपिक होता है कैश फ्लो में जो हमेशा कंफ्यूज करता है। तो उसको क्लियर करने के लिए इन्होंने बहुत अच्छा चार्ट बनाया है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो आप तो क्या करना है, और अदर एंटिटी हो तो क्या करना है। देखो अदर एंटिटी का पहले समझ लेते हैं। डिविडेंड पे हो, इंटरेस्ट पे हो, तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है, और इंटरेस्ट रिसीव्ड इनकी और डिविडेंड रिसीव्ड इनकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है। इंटरेस्ट पेड या इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड ये इनकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनती है, लेकिन डिविडेंड पेड तो इनकी भी फाइनेंसिंग है। तो हम अगर ये देखें तो डिविडेंड पेड इज़ फाइनेंसिंग इन बोथ द केसेस। अदरवाइज इंटरेस्ट का जो भी कंपोनेंट है या तो वो इन्वेस्टिंग बनेगा या फिर वो ऑपरेटिंग बन जाएगा। ठीक है, AS3 का जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा वो मैंने मार्क कर दिया। AS4 डील्स विद इवेंट्स विच आर अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, मतलब बिफोर साइनिंग ऑफ द अकाउंट्स जो भी इवेंट्स हो जाते हैं तो उससे रिलेटेड है ये AS। तो ये पूछता है कि उसकी एडजस्टमेंट लेनी है या नहीं लेनी है। इफ़ यू रिकॉल इसमें एडजस्टिंग इवेंट और नॉन एडजस्टिंग इवेंट एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उस पर फोकस है। ठीक है, कंटिजेंसी क्या होती है, समथिंग विच इज़ डिपेंडेंट ऑन सर्टेनिटी और हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, है ना। फिर है इवेंट्स अकरिंग आफ्टर दी रिपोर्टिंग पीरियड, मतलब आपने अपनी बैलेंस शीट बना दी लेकिन बोर्ड ने भी साइन नहीं करा, तो उस केसेस में क्या होता है। एडजस्टिंग इवेंट क्या है, ऐसे एविडेंसेस विच फॉर अकरिंग एट द टाइम ऑफ द बैलेंस शीट डेट, लेकिन वो बाद में आए हमारे सामने, मतलब वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे थे बैलेंस शीट डेट पे, लेकिन हमें दिखे बाद में, बट अच्छा वो पहले दिख गए बोर्ड के साइन होने से पहले से। नॉन एडजस्टिंग इवेंट क्या है, ऐसी कोई कंडीशन थी ही नहीं बैलेंस शीट डेट पे, ये कंडीशन भी बाद में बनी है बैलेंस शीट की। ठीक है, डिस्क्लोजर क्या करना, देखो एडजस्टिंग इवेंट जैसे नाम से पता लग रहा है वो सिचुएशन तो थी ही, इट इज़ जस्ट कि हमें बाद में पता लगी। जब सिचुएशन थी तो उसका एडजस्टमेंट ले लो ना, तो उसकी अमाउंट को आपको एडजस्ट कर लेना है। ठीक है, नॉन एडजस्टिंग तो क्यों एडजस्ट करेंगे जब वो हुए ही बाद में है, वो इवेंट ही बाद में आया है। अभी देखिए आपका डिस्ट्रक्शन हो गया एक मेजर प्लांट बाय फायर। ठीक है, अगर आप इसकी एडजस्टमेंट फाइनेंशियल जो आपका ईयर क्लोज हुआ है उसमें नहीं लेंगे तो लोग कैसे पता लगेगा कि आप एक गोइंग कंसर्न है या नहीं है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट, तो दिस नीड्स टू बी रिकग्नाइज एंड नीड्स टू बी एडजस्टेड इन योर रिपोर्टिंग पीरियड। नेक्स्ट इज़ नॉन एडजस्टिंग क्या होते हैं, डिक्लाइन इन द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट,
ठीक है. दिस वॉज नॉट समथिंग which was existing at the balance sheet date. It happened after the balance sheet date. If non-existing events after the reporting period are material, अगर बहुत मटीरियल है, ये इन्वेस्टमेंट इतनी ज़्यादा डिक्लाइन हो गई कि आपकी शायद से कंपनी को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, बहुत इम्पैक्ट पड़ सकता है. अगर ये मटीरियल था तो आपको डिस्क्लोज कर देना है इसका नेचर और एस्टिमेट इफेक्ट, एक एस्टिमेट दे देना है उस फाइनेंशियल इम्पैक्ट का. ठीक है. अगर आपने कोई डिविडेंड डिक्लेयर करा आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड बट बिफोर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो आप इसको नोट्स में डिस्क्लोज कर दीजिए. क्यों? क्योंकि ये कोई ऑब्लिगेशन नहीं थी एट द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड. ठीक है. जब भी ये वाला आप चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको ऐसे एक 31 मार्च एक पकड़ के बैठनी है और एक बोर्ड मीटिंग की डेट पकड़ के बैठनी है और फिर उसके हिसाब से अपने क्वेश्चंस करने हैं कि देखो मेरे इस पीरियड के बीच में कुछ इवेंट्स हुए, क्या ये एडजस्टिंग है क्या नहीं है, उसके हिसाब से देखो. अगर नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स भी होता है देन स्टिल यू हैव सीन कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ना सेफ प्ले करता है. वो बोलेगा कोई नहीं, आप इसका एडजस्टमेंट मतलब नोट दे दो, आप इसके बारे में बता दो. मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वांट्स टू प्ले सेफ. इट विल ऑलवेज टेल यू टू मेक मोर डिस्क्लोजर्स. तो डिस्क्लोजर्स के लिए तो कोई मना ही नहीं करेगा, वो बोलेगा हाँ डिस्क्लोज करते चलो चलेगा. लेकिन वो एडजस्टमेंट लेने के लिए बोल रहा है सिर्फ एडजस्टिंग इवेंट्स की, ना कि नॉन एडजस्टिंग की. AS4 डन. AS5 इसमें क्या क्या है? प्रायर पीरियड आइटम्स, चेंज इन द अकाउंटिंग पॉलिसीज़. ठीक है. ऑर्डिनरी एक्टिविटी क्या होती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम क्या होती है. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स अगर आपने प्रॉफिट वो बनाते हैं अपन जब P&L बनाते हैं, इनकम प्रॉफिट स्टेटमेंट बनाते हैं, तो आपने देखा होगा एक हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस बिफोर द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, फिर उसमें से माइनस करते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स और फिर निकालते हैं प्रॉफिट आफ्टर द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम होता क्या है? पहली बात पता ही लग रहा है, समथिंग विच इज़ नॉट ऑर्डिनरी एंड इट विल नॉट रिकर फ्रीक्वेंटली. ठीक है. बट दे आर पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. ये क्वेश्चन बन सकता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम आर पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और नॉट. मतलब इस तरीके से आ सकता है, फॉलोइंग आइटम्स आर पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, है ना. सेपरेटली डिस्क्लोजर होता है इनका. ठीक है. अब ये एग्जांपल्स क्या क्या इसके, अगर आपकी प्रॉपर्टी अटैच हो जाए, देखो प्रॉपर्टी बार बार तो अटैच होती नहीं है, अगर किसी की हो रही है तो भाई ये ऑर्डिनरी काम तो नहीं है. अर्थक्वेक आ गया. ठीक है. जापान में नहीं रह रहे हम, मतलब वट एवर इट इज़, इवन इफ यू आर लिविंग इन जापान, अर्थक्वेक आना इज़ नॉट समथिंग विच इज़ ऑर्डिनरी. ऊपर आपके कुछ एग्जांपल्स हैं ऑफ ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़, वो भी वो पढ़िएगा. PPI क्या होता है? प्रायर पीरियड आइटम, समथिंग जो आपने एरर ओमिशन की वजह से या किसी वजह से प्रायर पीरियड आइटम्स थे जो गड़बड़ हो गया, आपको उसका इम्पैक्ट ठीक करना है. बेसिकली वो होते हैं. अकाउंटिंग एस्टिमेट क्या होता है? अकाउंटिंग एस्टिमेट मतलब एस्टिमेट्स तो हम हर चीज़ के लेते हैं, अगर उसमें रिवीजन हो जाए तो ना ही वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है ना ही वो प्रायर पीरियड आइटम है. क्योंकि प्रायर पीरियड आइटम क्यों नहीं? क्योंकि वो कोई गलती या एरर की वजह से नहीं हुआ है, ओमिशन की वजह से नहीं हुआ है. एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्यों नहीं है? बिकॉज दिस इज समथिंग विच इज़ ऑर्डिनरी. ये तो बिजनेस में होता ही है, एस्टिमेट तो रिवाइज होती ही है. तो रिविजन ऑफ एस्टिमेट इज़ नॉट एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंड नॉट प्रायर पीरियड आइटम. जैसे कि आपने अपनी PPE की वैल्यू यूजफुल लाइफ रिवाइज करी. ठीक है. तो ये तो समथिंग मतलब आप सिर्फ एस्टिमेट ही तो चेंज कर रहे हो. ठीक है. दिस विल बी ट्रीटेड एज एन अकाउंटिंग एस्टिमेट. हाँ, क्या आप अपनी अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को बार बार चेंज कर सकते हो? नहीं. इट विल चेंज ओनली व्हेन इट इज़ रिक्वायर्ड बाय लॉ, इट इज़ इन कंप्लायंस विद सम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड and it whatever change you are doing it will result in more appropriate presentation of the statements. ठीक है. तो ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशंस है जो आपको याद करनी है कि अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कब कब हो सकती है, और जो भी आप वट एवर चेंजेस इज़ देयर यू हैव टू डिस्क्लोज इट प्रॉपरली. ठीक है. टू रिफ्लेक्ट द इफेक्ट ऑफ सच चेंज. नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स. कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स का AS नंबर 7 होता है. So while reading the construction contract, consider yourself as a contractor. ठीक है. आप अपनी बुक्स बना रहे हैं तो आपको कैसे बनानी है वो पता लग जाएगा. इसमें डिस्ट्रक्शन भी इंक्लूड होता है, रिस्टोरेशन भी इंक्लूड होता है. ठीक है. फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट, समथिंग जिसका प्राइस ऑलरेडी फिक्स्ड है. कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट मतलब आपको कॉस्ट आप एक डिफाइन कर देते हो प्लस सर्टेन परसेंटेज ऑफ दिस कॉस्ट आप एक फ़ी की तरह चार्ज कर लेते हैं. ठीक है. फिर इसमें है हमारे, देखिए
अगर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट ज़्यादा आ रही है कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू से तो उसको एक्सपेंस आउट कर देना है इमीडिएटली, ठीक है। ये क्वेश्चन आ जाता है कि भैया इमीडिएटली करना है, नेक्स्ट ईयर करना है, क्या करना है, इमीडिएटली कर देना है। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में क्या क्या आएगा, दैट समथिंग विच रिलेट डायरेक्टली टू द कॉन्ट्रैक्ट विच इज़ एट्रीब्यूटेबल टू द कॉन्ट्रैक्ट एक्टिविटी एंड विच इज़ चार्जेबल टू द कस्टमर। हाँ, ये आ जाता है कब आपको व्हेन कॉन्ट्रैक्ट कवर अ नंबर ऑफ एसेट ईच कॉन्ट्रैक्ट शुड बी ट्रीटेड एज अ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट। हर कॉन्ट्रैक्ट को सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट ट्रीट करना है इफ़ सेपरेट प्रपोजल्स हैव बीन सबमिटेड, सेपरेट नेगोशिएशंस हैव बीन डन एंड कॉस्ट कैन बी ईजीली आइडेंटिफाइड फॉर सेपरेट एसेट, ठीक है। लेकिन आप इकट्ठा तब कर लेंगे उनको जब वो एक सिंगल पैकेज के लिए डील हुआ था और एक कॉन्टीन्यूस सीक्वेंस में, यानी कि एक एसेट की कंस्ट्रक्शन खत्म होगी तो दूसरे एसेट की स्टार्ट होगी। मतलब बेसिकली दे आर इंटरडिपेंडेंट, ठीक है, एंड दे आर सो इंटर रिलेटेड दैट दे आर इन इफेक्ट पार्ट ऑफ अ सिंगल प्रोजेक्ट विद एन ओवरऑल प्रॉफिट मार्जिन। मतलब वही है, कब आपको सिंगल करना है तब करेंगे जब आप सिंगल पैकेज की तरह डील कर रहे हो और इंटरडिपेंडेंट आपके सारे एसेट्स हैं, ठीक है। और सेपरेट कब करेंगे, जब सेपरेटली आपने प्रपोज किया था और सेपरेट नेगोशिएशंस हुई थी एंड कॉस्ट आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। देखो, एडिशनल एसेट की अगर कॉस्ट डिफ़र कर रही है सिग्निफिकेंटली तो आप एक देखेंगे कि हाँ, अगर आपने कोई एडिशनल एसेट लिया तो वो एक सेपरेट कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा इफ़ उसकी कॉस्ट बिल्कुल डिफ़र कर रही है सिग्निफिकेंटली और उसका जो प्राइस ऑफ द एसेट है इट इज़ नेगोशिएटेड विदाउट रिगार्डिंग टू द ओरिजिनल। मतलब है ही सेपरेट, अपने आप वो पिछले से उसका लेना देना ही नहीं है। रिटेंशंस क्या होता है उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे हम, ठीक है। AS7 भी डन है, इसमें इतना ही था, बट प्लीज़ इसके IPCC के क्वेश्चंस करने क्योंकि उसमें ना न्यूमेरिकल पक्का है जो आपकी हेल्प कराएंगे कि कॉन्ट्रैक्ट में जो कितना इस साल कितना हमें कॉन्ट्रैक्ट को रेवेन्यू कंसिडर करना है, ठीक है। एक यहाँ पे एक मेथड लिखे हुए हैं, जस्ट अ सेकेंड। अच्छा, वो इधर नहीं है, सॉरी इधर नहीं है कॉन्ट्रैक्ट मेथड्स। हाँ, सो आपको इसी तरह से करना है। देन इज़ रेवेन्यू रिकग्निशन, AS9। कब रेवेन्यू अलग अलग एक्टिविटीज़ का रिकग्नाइज़ करना है। पहले तो आप कब मानेंगे कि परफॉर्मेंस हो गई है, जब आप सिग्निफिकेंट ओनरशिप रिवॉर्ड रिस्क ट्रांसफ़र कर देते हैं और आपका सेलर का कोई इफेक्टिव कंट्रोल नहीं बचता है, ठीक है। ये रहा प्रोपोर्शनेट कंप्लीशन मेथड, एक होता है कंप्लीटेड सर्विस कॉन्ट्रैक्ट मेथड, ठीक है। प्रोपोर्शनेट कंप्लीशन मेथड, जैसे जैसे आपकी सर्विस होती जाएगी आप रेवेन्यू रिकग्नाइज करते जाएंगे। कंप्लीट सर्विस कॉन्ट्रैक्ट मेथड मतलब आप पहले पूरा काम खत्म करेंगे देन यू विल रिकग्नाइज द रेवेन्यू। देखो, इंटरेस्ट को टाइम बेसिस पे रिकग्नाइज करना होता है, रॉयल्टी को अक्रूवल बेसिस पे एज पर द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और डिविडेंड्स को व्हेन द राइट टू रिसीव दैट डिविडेंड हैज़ बीन एस्टैब्लिश। मतलब बेसिकली जब कंपनी डिक्लेयर कर देगी डिविडेंड, ठीक है। ये देखिए AS10 और AS11 गाइज, मैं इस वाली वीडियो में नहीं ले रही हूँ, मैंने मार्किंग्स कर दी हैं, आप एक बार ही इन मार्किंग्स को पढ़ लीजिएगा। कोई डाउट होगा देन वी कैन कवर इन द नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि ये अपने आप में बहुत टाइम ले जाएंगे एंड वी आर लाइक 33 मिनट्स का ऑलरेडी वीडियो हो चुका है। सो आई एम नॉट कवरिंग AS10 एंड AS11 हियर, लेट्स गो टू द AS12। ग्रांट्स का जो भी हमें अमाउंट रिसीव होता है, पहले तो हमें पता होना चाहिए कैश और काइंड दोनों में रिसीव हो सकती है। फिर इसमें इसको ट्रीट करने के दो अप्रोचेज़ हैं, कैपिटल और इनकम अप्रोच, है ना। तो हाँ, कैपिटल और इनकम अप्रोच के हिसाब से मतलब बेसिकली वो तो दो अप्रोचेज़ हैं कि कैसे कैसे रिकग्नाइज करना है। एंटरप्राइज विल कंप्लाई विद द कंडीशंस अटैच्ड टू इट। देखो, गवर्नमेंट ग्रांट्स तभी रिकग्नाइज होती हैं जब जो भी कंडीशंस रिलेटिंग टू दैट ग्रांट है वो आपने पूरी कर ली है, एंड ग्रांट विल बी रिसीव्ड। जब ये दो चीज़ें फुलफिल हो जाएं देन यू कैन रिकग्नाइज योर ग्रांट, ठीक है, कि आपको सर्टेनिटी है ग्रांट आएगी। सेकंड, आप एज ए एंटरप्राइज आप कंडीशंस फुलफिल कर लोगे। अगर कोई नॉन मॉनेटरी गवर्नमेंट ग्रांट आ रही है, ठीक है, जैसे कि लैंड या कोई अदर रिसोर्स, तो
अगर वो कंसेशनल रेट पे दे रहे हैं देन यू हैव टू अकाउंट इट एट दी एक्विजिशन कॉस्ट। थोड़ा सा आप अमाउंट दे ही रहे हैं ना उनको, गवर्नमेंट को, तो आप उतने पे रिकग्नाइज़ कर लो। लेकिन अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे देते हैं लैंड वगैरह, तो आपको रिकॉर्ड करना है एट अ नॉमिनल वैल्यू। अब ग्रांट अगर फिक्स एसेट से रिलेटेड हो, रेवेन्यू से रिलेटेड हो, प्रोमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड हो, तो कैसे कैसे करना। देखो फिक्स एसेट में 2 मेथड है एक्चुअली, पूरे ग्रांट चैप्टर में बस एक यही है जो इम्पोर्टेंट है, सही बताऊँ तो, ठीक है। तो फिक्स एसेट्स की रिलेटेड जो ग्रांट होती है उसके 2 तरीके होते हैं रिकग्नाइज के। या तो आप क्या करिए, अपने फिक्स एसेट में से उतनी वैल्यू हटा दीजिए, तो जो रिड्यूस्ड डेप्रिसिएशन है वही आपका ग्रांट का बेनिफिट है। तो आपको जब आगे यूज़फुल लाइफ बची है उस पर जब आप डेप्रिसिएशन लोगे, तो क्योंकि एसेट की वैल्यू कम हो गई है तो आपका डेप्रिसिएशन भी कम हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरा तरीका है कि आप जो एसेट है उसको बिल्कुल ना छेड़ें, और जैसे जैसे आपका एक डेफर्ड इनकम क्रिएट हो जाएगी एक तरह से, और उसको आप सिस्टमैटिक ओवर द यूज़फुल लाइफ ऑफ द एसेट उसको मतलब दिखाते रहे अपने बुक्स में। ये ज़्यादातर उन एसेट्स के लिए होती है विच आर नॉन डेप्रिसिएबल, ठीक है। एंड सच ग्रांट विल बी क्रेडिट टू द कैपिटल रिजर्व, सॉरी माई मिस्टेक, दिस इज़ फॉर बोथ डेप्रिसिएबल एंड नॉन डेप्रिशिएबल। नॉन डेप्रिशिएबल वाली जो अमाउंट है दैट विल गो टू कैपिटल रिजर्व, एंड डेप्रिशिएबल विल बी ट्रीटेड एज डेफर्ड इनकम, और उसको यूज़फुल लाइफ के बेसिस पे आपको उसको रिकग्नाइज करते जाना है इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। रिकग्नाइज करने का मतलब क्या है प्रॉफिट एंड लॉस में, कि आप उसको क्रेडिट करते जाएंगे, इनकम की तरह दिखाते जाएंगे, तो उससे क्या होगा, वो आपका डेप्रिसिएशन इनडायरेक्टली कम हो रहा है, ठीक है। अगर रेवेन्यू से रिलेटेड ग्रांट है तो आपको इसको डिडक्ट कर, या तो आप एक्सपेंस में से माइनस कर दो, या इसको अदर इनकम की तरह एक अलग से इनकम दिखा दो। प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड ग्रांट है तो उसको कैपिटल रिजर्व में डालना है। अभी देखिए जब आई तब हमने कैसे रिकग्नाइज़ किया ग्रांट्स को, ये ऊपर था। अब है अगर हमको ग्रांट रिफंड करनी पड़ जाए बिकॉज वी हैव नॉट फुलफिल्ड सर्टेन कंडीशन और वट एवर रीज़न, तब क्या करना है। अगर रेवेन्यू से रिलेटेड है तो जो भी आपका डेफर्ड क्रेडिट बचा है उसको उसी के अगेंस्ट उसको रिकग्नाइज मतलब अप्लाई कर देना बेसिकली। अब आपको रिवर्स करना है, आपने कुछ क्रेडिट किया था आपको डेबिट करना है, तो जितना एक्स्ट्रा क्रेडिट आपके पास खड़ा हुआ है उस क्रेडिट में से इस डेबिट को एडजस्ट कर लीजिए, ठीक है। एंड द अमाउंट चार्ज इमीडिएटली टू द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। इन केस आपका सारा का सारा जो क्रेडिट खड़ा हुआ था वो भी ज़ीरो हो गया, तो आप उस जो अमाउंट को है ना प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज कर देना एज एन एक्सपेंस। देन अगर स्पेसिफिक फिक्स एसेट था तो आपको क्या करना है, पहले आपने वैल्यू डिक्रीज़ करी थी फिक्स एसेट की, अब इंक्रीज़ कर देना। इससे क्या होगा, आपका जो नेक्स्ट डेप्रिसिएशन बर्डन है दैट विल इंक्रीज, ठीक है। या फिर डेफर्ड इनकम बैलेंस जो आपको बचा हुआ था उसको आप क्या करेंगे, रिड्यूस कर देंगे। अब वो आपकी इनकम उतने से कम होती चली जाएगी। 2 तरीके थे ना ऊपर, मेथड 1 मेथड 2। मेथड 1 में तो आपको वैल्यू इंक्रीज़ करनी है, बुक वैल्यू ऑफ एसेट, और मेथड 2 अगर आपने अप्लाई किया था तो और अब आप रिफंड कर रहे हैं तो अब आपको क्या करना है, डेफर्ड इनकम बैलेंस को रिड्यूस कर देना है। और जो भी होगा प्रोस्पेक्टिवली होगा, कुछ भी रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं है, ठीक है। प्रोमोटर कंट्रीब्यूशन में क्या करना है, आपने कैपिटल रिजर्व क्रिएट किया था ऊपर, अब उसको रिड्यूस करके कैपिटल रिजर्व को रिड्यूस कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ AS 13 अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स। जो हम इन्वेस्टमेंट्स खरीदते हैं उनकी अकाउंटिंग कैसे करनी होती है। हम इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं, डिविडेंड, इंटरेस्ट और रेंटल्स अर्न करने के लिए। फेयर वैल्यू क्या होती है, आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन होती है। मार्केट वैल्यू क्या होती है, अगर आप उस एसेट को अभी बेचने निकल जाएँ तो आपको कितना मिलेगा, नेट ऑफ एक्सपेंसेस, ठीक है। करंट इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में क्या फ़र्क है। करंट इज समथिंग विच इज़ हेल्ड फॉर लेस देन 1 ईयर, एंड लॉन्ग टर्म मोर देन 1 ईयर, ओके। हाँ, अगर आपको शेयर प्राइसेस की वैल्यू निकालनी है तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होती है, फेयर वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी इशूड। अगर आपने कुछ एसेट इन एक्सचेंज फॉर अनदर एसेट, आपने कुछ इन्वेस्टमेंट एक्वायर करी है इन एक्सचेंज फॉर अनदर एसेट्स, तो क्या होगा, बेसिकली क्या है ये, देखो पहला तरीका है आप कैश में ख़रीद लो कोई भी इन्वेस्टमेंट, कैश में ख़रीदिए तो वही आपकी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट लिए बाय इशू ऑफ शेयर्स एंड अदर सिक्योरिटीज़, तो क्या होगा, वो जो आपने सिक्योरिटीज़ इशू करी उसकी जो फेयर वैल्यू है दैट विल बी द कॉस्ट ऑफ योर इन्वेस्टमेंट। अगर आपने उस इन्वेस्टमेंट को एक्वायर करा बाय गिविंग अप योर एसेट, सपोजिंगली आपने इन्वेस्टमेंट ली और आपने
कोई एसेट हम मान लेते हैं, एक बिल्डिंग दे दी, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि जो हमने ये इन्वेस्टमेंट एक्वायर करी है उसकी कॉस्ट क्या होगी, फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट गिवन अप, मतलब बिल्डिंग की फेयर वैल्यू, या फेयर वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट एक्वायर्ड, या फेयर वैल्यू ऑफ ये जो आपने इन्वेस्टमेंट करी है उसकी फेयर वैल्यू, विच एवर इज़ मोर क्लियरली एविडेंट, जो ढंग से समझ में आ रही है, जो ढंग से पता लग रही है, वही कॉस्ट होगी इन्वेस्टमेंट की, ठीक है। ओके, अगर आपकी कोई इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट अक्रू हुआ था, डिविडेंड डिक्लेयर हुआ था, तो प्री एक्विजिशन आपके उस इन्वेस्टमेंट को लेने से पहले डिक्लेयर हुआ था, तो आपको क्या होगा, उसको आप एक तरह से आपको कॉस्ट में बेनिफिट मिल गया, तो आप अपनी कॉस्ट से उसको माइनस कर देंगे। सपोजिंगली आपने 110 रुपये की इन्वेस्टमेंट करी हुई और 10 रुपये का डिविडेंड ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है इस इन्वेस्टमेंट पे, तो आपकी इफ़ेक्टिव कॉस्ट क्या पड़ी, 100 रुपया, 110 माइनस 10 रुपीज़। अगर आपके एक्वायर करने के बाद कुछ डिक्लेयर होता है तो डेफिनेटली दैट इज़ योर इनकम, ठीक है। ओके, कैरिंग अमाउंट क्या होता है, मतलब जिस वैल्यू पे वो इन्वेस्टमेंट हमारी बुक्स में शो हो रही होती है, तो इट विल बी लोअर ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट के केस में लोअर ऑफ द कॉस्ट एंड फेयर वैल्यू, ठीक है, एंड लॉन्ग टर्म के केस में इट विल बी एट द कॉस्ट। डिस्पोजल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, difference between the carrying amount and disposal proceeds, net of expense will be charged to P&L statement। अगर पार्ट डिस्पोज होता है तो क्या करना होता है, इफ़ द इन्वेस्टमेंट हेल्ड एज अ स्टॉक इन ट्रेड, तो हम AS2 के हिसाब से चलेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रीक्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर करंट इन्वेस्टमेंट को आप लॉन्ग टर्म क्लासीफाई कर रहे हैं ऑन सर्टेन फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन क्राइटेरिया, लाइक वो करंट नहीं रही, अब वो लॉन्ग टर्म बन गई है, तो आप जब करंट से लॉन्ग टर्म में उसको ट्रांसफ़र करेंगे देन इट विल बी लोअर ऑफ द कॉस्ट एंड फेयर वैल्यू एट द डेट ऑफ ट्रांसफ़र। देखो भाई, जो चीज़ जैसी थी वो अपना वजूद तो नहीं खो देगी ना, तो करंट को हम कैसे वैल्यू करते थे, लोअर ऑफ द कॉस्ट एंड फेयर वैल्यू, तो लोअर ऑफ द कॉस्ट एंड फेयर वैल्यू, तो करंट से लॉन्ग टर्म में जा रही है तो इट विल बी वैल्यूड एट लोअर ऑफ द कॉस्ट एंड फेयर वैल्यू एट द डेट ऑफ ट्रांसफ़र। अगर लॉन्ग टर्म से करंट हो रही है इट विल बी लोअर ऑफ द कॉस्ट, है ना, एंड कैरिंग अमाउंट एट द डेट ऑफ ट्रांसफ़र। गॉट इट, जो चीज़ कन्वर्ट हो रही है ना वो वैसे ही वैल्यू होगी जैसे पहले वैल्यू होती थी, ना कि आप ये नहीं देखेंगे कि लॉन्ग टर्म वाले को कैसे वैल्यू करना होता है। गोइंग फॉरवर्ड इट विल वैल्यूड एट कॉस्ट, बट व्हेन इट इज़ बीइंग ट्रांसफर्ड तब वो वैल्यू कैसे होगी, लोअर ऑफ द कॉस्ट एंड फेयर वैल्यू। AS14 फॉर अमालगमेशन, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि व्हेन डू यू से इट इज़ अ मर्जर एंड नॉट अ मर्जर, ठीक है। अच्छा, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ट्रांसफ़र और ट्रांसफरी कंपनी में। देखो इसका एक ईजी सोल्यूशन, गिवन विद समवन हु इज़ गिविंग, तो आर आ गया ना, तो ट्रांसफरर कौन सी होती है, विच इज़ अमेलगमेटेड इनटू अनदर कंपनी, ट्रांसफरी समथिंग विच इज़ टेकिंग फ्रॉम यू, इट इज़, है ना, इट टू विच द ट्रांसफरर कंपनी इज़ अमेलगमेटेड, दैट कंपनी इज़ कॉल्ड ट्रांसफरी। दो टाइप से होता है, मर्जर एंड परचेज। मर्जर इज़ एक्चुअल पूलिंग, क्योंकि आप मर्ज जब करते हैं तो आप अपना बिजनेस का वजूद नहीं खोते, आप बिज़नेस कैरी ऑन करते हैं। परचेज़ के केस में क्या होता है, बेसिकली आप किसी के एसेट्स वगैरह सब एक्वायर कर लेते हैं और यू माइट नॉट हैव इंटेंशन टू कैरी ऑन दैट बिजनेस, ठीक है। ये 5 कंडीशन है जिसके बेसिस पे, जिस पांचों के पांचों फुलफिल होने चाहिए टू कॉल इट एज अ मर्जर। सारे के सारे एसेट जो हैं वो ट्रांसफरी कंपनी ले लें, शेयर होल्डर्स जो हैं नॉट होल्डिंग लेस देन 90% बिकम्स द शेयर होल्डर्स ऑफ द न्यू कंपनी, मतलब ट्रांसफरी कंपनी, ठीक है। और जो उनको कंसिडरेशन मिल रही है इक्विटी शेयर होल्डर्स को, वो इक्विटी शेयर्स में मिलनी चाहिए, ना कि किसी और फॉर्म में। बिज़नेस जो था वही कैरिड ऑन होना चाहिए और कोई एडजस्टमेंट नहीं मिले, इंटेंट नहीं, मतलब बुक वैल्यूज़ में कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी। ये 5 कंडीशन एंड देन इट इज़ कॉल्ड मर्जर। ये अगेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जब अमालगमेशन द नेचर ऑफ परचेज होता है तो यू आर पेइंग सर्टेन कंसिडरेशन, राइट। तो हम अगर नेट एसेट में से कंसिडरेशन माइनस करें और वो नेगेटिव आए तो क्या होगा, इसका मतलब क्या है कि हमारी कंसिडरेशन ज़्यादा है और नेट एसेट कम है, राइट। तो इसका मतलब ये है कि हमने कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट करी है, तो वो एक्स्ट्रा पेमेंट किस एसेट के लिए करी होगी, गुडविल के लिए बेसिकली, है ना। तो हमने गुडविल के लिए वो पेमेंट करी है। अगर ये पॉजिटिव है विच मीन नेट एसेट इज़ मोर देन योर कंसिडरेशन, तो जो पॉजिटिव आ रहा है उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है। अच्छा, गुडविल को अमोर्टाइज़ करने के लिए जस्टिफाइड पीरियड दिया है, दैट इज़ 5 years, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे टिक कर दिया, ये पढ़ना है।
तो गाइज आज के लिए इतना ही। AS 14 तक हमने कवर किया है। AS 10 और 11 आई नो आई हैव स्किप्ड। आई विल ट्राई कि नेक्स्ट वीडियो में कवर कर ले। आई होप इट वॉज ऑफ सम हेल्प। लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन any other thing that I will consider in the next video. Thank you.